एवरीवन, आई एम संस्कृति और आज का मेरा टॉपिक है फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। सो फ्रांस अबॉलिश मोनार्की, तो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था 1791 में, जिसके मुताबिक जो है कि जो फ्रांस के ऊपर जो राजा है उसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा हद तक जो है वो कम हो जाती है। तो जो लुइस 16 वहां के राजा थे उसको ये था कि जब नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है जिसको उसने साइन कर दिया था, उसके बाद जो फ्रांस है वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बन जाता है। उसको ये था कि उसकी पावर अब कम हो चुकी है, तो किंग ऑफ पर्शिया के साथ बहुत ज्यादा सीक्रेट नेगोशिएशंस में था कि वो नेशनल असेंबली को जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दे और फिर जो लुइस 16 है उसका जो पूरा राज है फ्रांस के ऊपर दोबारा से हो जाए। तो ये होने से पहले नेशनल असेंबली को पता लग जाता है और वो खुद ही पर्शिया और ऑस्ट्रिया पे जो वो अटैक कर देते हैं। पर्शिया पे वो इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि वो जो लुइस 16 है उसके साथ सीक्रेट नेगोशिएशन में थे। ऑस्ट्रिया के साथ वो ऑस्ट्रिया को इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि जो फ्रांस की क्वीन थी मैरी एंटोनिएट वो ऑस्ट्रिया की थी, ताकि ऑस्ट्रिया उसे फर्दर हेल्प ना प्रोवाइड कर पाए लुइस 16 को, इसलिए वो ऑस्ट्रिया पे भी अटैक कर देते हैं। और जो वहाँ के जो लोग थे, जो वॉलंटियर्स थे, जो वॉर में जो शामिल हुए थे, वहाँ पे एक जगह है मर्सेल्स, वहां से वो एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते हुए गए थे जिसका नाम मर्सेलिस पड़ गया था और आज वो फ्रांस का नेशनल एंथम है। अब है फ्रांस अबॉलिश फॉर्मेशन ऑफ क्लब। तो जब ये वॉर हुई थी फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है और पर्शिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, उसमें जो फिर जिसमें नेशनल असेंबली जीत भी जाती है, उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लब्स होती है, क्योंकि वहां के लोगों को लगता है कि जो रेवोल्यूशन है वो अभी भी कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी जो वोट करने का राइट था वो भी सिर्फ जो मिडिल क्लास के, जो थर्ड स्टेट के वो रिच प्रॉस्पेरस सेक्शन थे उन्हीं को था, और जो लोअर लोग थे जिनके पास ज्यादा वेल्थ नहीं थी उसको नहीं था। तो वहां पे काफी सारे पॉलिटिकल क्लब बनने लग गए थे जो कि इसी बात पे डिबेट करते थे कि सबको वोट करने का राइट होना चाहिए, और उन समय से सबसे फेमस क्लब था जैकोबिन क्लब। सबसे वहां का फेमस क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। जो जैकोबिन क्लब बना था 1792 में। तो जब जैकोबिन क्लब की जो फाउंडेशन थी वो काफी बड़ी थी, क्योंकि जो उसका बेस था वो जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, लोअर मिडिल क्लास लोग थे, वो लोग थे, जैसे आर्टिस्टन्स हो गए, शॉपकीपर, शू मेकर वगैरह। तो और उनका जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जो उनका लीडर था वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, और उन लोगों की जो ड्रेसेस थी वो भी नोबल मैन से, क्लर्जी से थोड़ी सी अलग थी। वो लोग थे वो एक रेड कैप पहनते थे और स्ट्रिप्ड पैंट्स पहनते थे। रेड कैप का ये मतलब था कि वो लोग फ्री हैं, वो किसी के अंडर में नहीं है, किसी राजा के उसमें शासन में नहीं है, वो लोग एक रिपब्लिक है। और उनको जो है वो सैन क्लूटोस बोला जाता था, जिसका मतलब था दोज विदाउट नी ब्रीचर्स, मतलब वो लोग नी ब्रीचर्स नहीं पहनते थे, वो लोग नोबल मैन और क्लर्जी से अलग थे। अब है फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक। तो 1792 के समर्स में जो जैकोबिन क्लब है उसने एक इंसर्शन प्लान किया था, और अगस्त 10 को उन्होंने पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस पे अटैक कर दिया था, जहाँ पे उन्होंने जो किंग्स के जो गार्ड्स थे और खुद किंग को भी काफी टाइम के लिए हॉस्टेज बनाया था। उसके बाद वोट हुए थे, इलेक्शन हुए थे कि जो रॉयल फैमिली है उसे इम्प्रिजन करना है या फ्री करना है, और उस इलेक्शन में सबको वोट करने का इक्वल राइट मिला, जितने भी मेंस थे 21 ईयर से अबव। उसके बाद जो क्या हुआ था कि जो एक न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनी थी उसका नाम था द कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या हुआ था कि जो जितनी भी पावर थी वो जैकोबिन क्लब के लीडर के पास आ गई थी, जो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। और फिर 21 सितंबर 1792 में फ्रांस मोनार्की को अबॉलिश कर देता है और रिपब्लिक बन जाता है, और लुइस 16 को ग्लूटेन कर दिया जाता है 21 जनवरी 1793 में, और फिर थोड़े टाइम के बाद मैरी एंटोनिएट के साथ भी वही होता है।
अब आता है द रेन ऑफ टेरर। द रेन ऑफ टेरर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के जो लीडिंग टाइम था उसको वो होता है 1793 से 1794 का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है द रेन ऑफ टेरर। इसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे उसका जो रूल करने का तरीका था वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। मतलब जो भी उसको लगता था कि वो गिल्टी है, मतलब जो भी उसके खिलाफ एक्शन लेता था या फिर जो भी उसको गिल्टी लगता था वो उसको मार देता। जैसे कि जो पुराने क्लर्जीज थे या नोबलमेन्स थे वो उनको खत्म कर देता था, और जो इवन उसकी पार्टी के जो लोग थे जो उसके अगेंस्ट में बोलते थे वो उन्हें भी मार देता था। और उसने क्या किया था कि जो फार्मर्स वगैरह थे वो अपने जो वीट्स हैं या फिर ब्रेड्स वगैरह है वो एक ही सेम प्राइस पे बेचेंगे मार्केट में, वो ज्यादा हाई प्राइस पे नहीं बेच सकते। जो प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया है वो उसी प्राइस पे बेचेंगे उसको, और जो वहाँ पे फूड था वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं होगा जो रिचर लोग हैं उन्हें फूड मिलेगा और जो लोअर लोग हैं उनको फूड नहीं मिलेगा। इसके बाद जो इलेक्शंस थे वहाँ पे इलेक्शन में सबको वोट करने का राइट इसी टाइम पीरियड पे मिला था। और पर उसके रूल करने का जो तरीका था वो इतना स्ट्रिक्ट था कि उसके जो खुद उसके पार्टी के लोग थे वो उसे खुद बोलते थे कि आपको थोड़ा ऐसे नहीं करना चाहिए, इतना स्ट्रिक्टली रूल नहीं करना चाहिए। और फाइनली 1794 में रोबेस्पियर को अरेस्ट कर लिया गया था और उसको भी गिलोटिन कर दिया जाता था, और फिर रेन ऑफ टेरर का एंड हो गया था। अब आता है डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब इसमें क्या होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो रूल होता है वो फ्रांस पे आ जाता है। जब रेन ऑफ टेरर खत्म होता है उसके बाद जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं थर्ड स्टेट के, उन्हें अब पावर लेने का मौका मिल जाता है। अब वो क्या करते हैं 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था उसके हिसाब से जो लोग वेल्दियर होते हैं थर्ड क्लास के उन्हीं को वोट करने का राइट होता है। और ये वो लोग यही करते हैं जो रोबेस्पियर ने ये किया था कि सबको वोट करने का राइट दिया था, पर वो लोग क्या करते हैं वो उस राइट को हटा देते हैं और ये करते हैं कि जो वेल्दियर क्लास के लोग हैं उन्हीं को वोट करने का राइट था। और इसमें काफी वो जो पहले तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट था वो उसी को फॉलो करते आते हैं, पर जो इनके बीच में भी काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे और उसके चलते इनकी पावर जो है वो भी गिरने लग गई थी। और फिर 19th सेंचुरी के जो उसमें स्टार्टिंग में था उसमें नेपोलियन बोनापार्ट आया था। उसने फ्रांस के ऊपर जो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप वो कर दी थी पूरी, और फिर उसने काफी सारे चेंजेस भी लाए थे फ्रांस के अंदर और काफी अच्छे चेंजेस थे वो। बाद में वो वाटरलू के बैटल में 1815 में हार भी गया था। थैंक यू एवरीवन।